A very good morning to all student. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, uh, in the last few videos, we discussed the last chapter of part B, that is a cash flow statement. इस पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों ने थ्योरेटिकल के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक भी डिस्कस किए हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। इन सब को डिस्कशन करने के साथ साथ हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट के बीच में डिफरेंशिएशन भी क्रिएट किया। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हेल्प्स टू identify and understand the theoretical concept related to the cash flow statement. So in this video, we will discuss the some of the important practical problem related to the cash flow statement. यानी सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे। तो वन बाय वन हम उन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Second and very important part of this video is that before the starting the solution of the few practical problem, let's we take the one question from the ratio analysis, from the accounting ratio, and the question is on your screen. If revenue from operation is 7 lakh, GP gross profit is 1,40,000, ITR is 7 times, calculate closing inventory if closing inventory is 16,000 more than the opening inventory. This question is related to the अकाउंटिंग रेशियो, यू नो वेरी वेल, ये क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन एक डाउट के रूप में आपकी तरफ से पूछा गया था। सो आई विल रिमूव योर डाउट कि हाउ वी विल कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। तो यू नो वेरी वेल, इसमें आईटीआर इज गिवन। आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है? आईटीआर का फॉर्मूला होता है दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। Okay, so what is the formula of inventory turnover ratio? The formula of inventory turnover ratio is cost of revenue from operation divided by average inventory. And ITR हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? You know, ITR की जगह 7 times cost of revenue from operation का फॉर्मूला क्या होता है? That is revenue from operation minus gross profit, और यहाँ पर आप वैल्यू रख दोगे एवरेज इन्वेंट्री। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 7 इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 7 लाख। जीपी कितना है? 1,40,000 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7 लाख माइनस 1,40,000, तो रिमेनिंग वैल्यू इज 5,60,000 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 80,000। 80,000 ये आपका आ गया एवरेज इन्वेंट्री। सो योर एवरेज इन्वेंट्री विल बी रुपीज 80,000। इज दैट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया? एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड एवरेज इन्वेंट्री इज 80,000। अब क्या किया जाएगा सर? हमें पता है कि कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 16,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो यहां हमें एज्यूम करना पड़ेगा, क्या एज्यूम करना पड़ेगा? लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एक्स। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स है, सॉरी ओपनिंग इन्वेंट्री इज अगर एक्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री से 16,000 ज्यादा है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? x प्लस 16,000। ओके, सो इट मींस ओपनिंग इन्वेंट्री इज x, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज x प्लस 16,000, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। और आपको पता चल गया एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 80,000। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? x, क्लोजिंग x प्लस 16,000 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे फाइंड आउट हो जाएगी? x प्लस x इज 2x, 2x प्लस 16,000, 2x प्लस 16,000 इक्वल्स टू 82 जा 1,60,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड यू नो वेरी वेल 16,000 प्लस है इधर, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो वी कैन से दैट 2x इक्वल्स टू 1,60,000 माइनस 16,000। तो x की वैल्यू इजिली फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी?
x equals to 1,56,000 divided by 2. Sorry, 1,46,000 divided by 44,000 divided by 2. इसकी वैल्यू आएगी 2 7 जा 14, 2 2 जा 72,000 is the opening inventory. So your opening inventory will be 72,000 and closing inventory you know very well. Closing inventory क्या है? Opening inventory से 16,000 ज्यादा है. So opening inventory कितनी है? 72,000. So closing inventory में कितना ऐड कर दो? 16,000 और ऐड कर दो opening में. That is 88,000 your answer. Your closing inventory will be the 88,000. So after solving the question related to the accounting ratio, now we will move to the some of the important topics related to the cash flow statement. In the last few videos, we already discussed how we will calculate the cash flow from the operating activity. You know very well, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए प्रॉपर एक बेसिक तरीका होता है जिस तरह से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं. एज यू नो वेरी वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. उसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आ जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. एंड आफ्टर दैट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद देयर आफ्टर मैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट किया जाता है. अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसे डिडक्ट किया जाता है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे ऐड किया जाता है. सेम एज इट इज करंट लायबिलिटी के केस में जस्ट अपोजिट ट्रीटमेंट होता है. इट मीन्स करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे ऐड, घटती है तो उसे डिक्रीज किया जाता है. इस तरह से कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में वर्किंग कैपिटल का अपोजिट रिलेशन होता है. तो अगर करंट लायबिलिटी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे ऐड किया जाता है, सॉरी माइनस किया जाता है, डिक्रीज होती है तो उसे प्लस किया जाता है. वेरस करंट लायबिलिटी के केस में अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे प्लस, डिक्रीज होती है तो उसे माइनस. यानी करंट लायबिलिटी के साथ सेम यानी पॉजिटिव रिलेशन होता है वर्किंग कैपिटल का, और करंट एसेट्स के साथ कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन. यानी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज अ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, उसमें माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. यानी करंट ईयर में हमने कितना इनकम टैक्स पेड किया उसको माइनस करते हैं और जो वैल्यू आती है इट विल बी नोन एज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अगर ये वैल्यू माइनस में आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो ये तो हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का तरीका. नाउ वी विल मूव टू द हाउ वी विल कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. यानी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं. So how we will calculate the cash flow from investing activity? This is the second part of cash flow statement, that is cash flow from investing activity. Investing activity का cash flow calculate करने के लिए first of all you basically how we will calculate the cash flow from investing activity. Cash flow from investing activity निकालने के लिए basically you know very well what are the inflows and outflows of the cash flow from investing activity. यानी investing activities के कौन कौन से inflows हैं and कौन कौन से outflows हैं उनको decide करना बहुत जरूरी है. So you know very well investing activity की जब हम बात करते हैं तो we are talking about the purchase of fixed assets, purchase of non current investment. और सेल की अगर हम बात करें, इनफ्लो की बात करें तो विच आर रिलेटेड टू द सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. So if you are talking about the cash flow from investing activities, so there are basically various types of the inflows and outflows of the investing activities. So investing activity बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के इनफ्लोज हैं और कौन कौन से आउटफ्लोज हैं. सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए some of the important transaction, that is purchase of fixed assets. It is an outflow of the investing activities. You know very well, जब हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होती है? कैश क्या होता है? आउटफ्लो होता है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो.
Number second is purchase of non current इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को परचेस किया है तो उससे भी हमारी वैल्यू डिक्लाइन होती है, हमारे पास से कैश आउटफ्लो होता है. सो दीज आर द आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो नेक्स्ट वन इज यू नो वेरी वेल, जब हम परचेस करते हैं फिक्स एसेट को तो आफ्टर सम टाइम उसको सेल भी कर सकते हैं. सेल ऑफ फिक्स एसेट, जब हम फिक्स एसेट को सेल करते हैं वेदर इज टेंजिबल और इनटेंजिबल, सो कैश इनफ्लोज होते हैं. इसलिए दिस वैल्यू विल बी written under the brackets and this value will be written under the positive sign. And next one is the sale of non current investment. जैसे अगर आपने शेयर या डिबेंचर को खरीदा है तो आफ्टर सम टाइम यू नो वेरी वेल आप उस डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट डिबेंचर्स को और शेयर को सेल भी कर सकते हैं. तो सेल करने पे जो भी पैसा आएगा इट विल बी नोन एज द इनफ्लो ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. एंड यू नो वेरी वेल, जब हम कोई शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले हमको मिलता क्या है? उसके बदले फॉर्म को मिलती है इंटरेस्ट और डिविडेंड. सो बेसिकली व्हेन अ कंपनी इन्वेस्टेड द मनी इन द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सो ही रिसीव द इंटरेस्ट and dividend. So these interest received and dividend received are the part of the investing activities and treated as the cash inflow from the investing activities. अब ये आंसर भी पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है. यानी जो चीजें आपने ऐड की और जो चीजें माइनस की उसके बाद एट लास्ट यू विल फाइनली टोटल करेंगे सारी वैल्यूज को, तो ये वैल्यूज हो सकती है पॉजिटिव में या नेगेटिव में. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो लिखते हैं हम लोग कैश फ्लो, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उसको लिखते हैं कैश यूज्ड. फ्रॉम विच एक्टिविटी? फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. Okay, so this is your final format of cash flow from investing activity. So I hope it is clear for you. Now we will move to the next format, that is a cash flow from financing activity. So the next format is cash flow from financing activity. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने के लिए बेसिकली आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि कंपनी अपने फंड्स को कहाँ कहाँ से अरेंज करती है. व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ द फंड? So you know very well when we are talking about the cash flow from financing activity. So this activity this activity is related to the all the money received from the different sources. You know very well company different sources से money arrange करती है. So जो different sources हैं ये sources ही क्या कहलाते हैं? Cash flow from financing activity के part होते हैं. जैसे you know very well issue of share capital. अगर कंपनी ने शेयर इशू किया और शेयर इशू करने से कोई भी पैसा अरेंज किया, सो इट विल इज द पार्ट ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इट इज द इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो शेयर कैपिटल में चाहे वो कोई भी शेयर हो, वेदर इट इज अ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. ओके, नंबर सेकेंड इज इशू ऑफ डिबेंचर. सो अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उससे भी जो पैसा आता है इट विल बी नोन एज द inflow from the financing activity. Number third will be the cash proceed from loan taken from bank or financial institution. It means sometimes you know very well कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, अगर सफिशिएंट पैसा उसका शेयर से, इक्विटी, प्रेफरेंस से या डिवेंचर की हेल्प से अरेंज नहीं हो पाता है तो सिचुएशन में कंपनी क्या करती है? बैंक से या किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है. तो ये लोन भी क्या कहलाता है? विल बी द इनफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो अगर आप लोन लेते हैं so it will be also categorized under the cash flow from financing activity. अब यू नो वेरी वेल कैश मिल गया, लोन ले लिया आपने बैंक से, एंड इसके बावजूद यू नो वेरी वेल इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर फर्म के बैंक ओवरड्राफ्ट या कंपनी के बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू इंक्रीज करती है या फिर कैश क्रेडिट की वैल्यू इंक्रीज करती है, सो it will also categorized under the cash flow from
financing activity. So these are the inflows of the cash flow from the financing activities. Let's we discuss the outflows. Financing activities में पैसे जाते कहाँ कहाँ हैं? तो पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं? लेट्स वी मूव टू यू नो वेरी वेल. जब हम शेयर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर के रिडम्पशन की बात तो उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन जरूर होता है. रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट. यू नो वेरी वेल, हम इशू प्रेफरेंस शेयर को इशू करते हैं, डिबेंचर को इशू करते हैं, तो हम उनको रिडम्पशन भी करते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस लौटाते हैं, डिबेंचर्स होल्डर का पैसा भी हम लोग क्या करते हैं, वापस लौटाते हैं. सो इट विल बी नोन एज द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज द कैश आउटफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. उसी तरह से जब हम लोन लेते हैं बैंक से, तो यू नो वेरी वेल, बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो बैंक के लोन को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोन को हम लोग वापस भी लौटाते हैं. सो दिस विल बी नोन एज द कैश पेमेंट. दिस विल बी नोन एज द रीपेमेंट of loan taken from bank or फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. यानी जो हमने बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है, उसको जब हम लोग रीपे करते हैं, वापस लौटाते हैं, तो विल बी आल्सो कैटेगराइज एज द आउटफ्लो फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कैश आउटफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. उसी तरह से जब बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है, कैश क्रेडिट होते हैं, तो उसको इनफ्लो मानते हैं. सेम एज इट इज जब बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू डिक्रीज होती है, दैट इज अ डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट. यानी बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट की वैल्यू जब डिक्लाइन होती है, so it will also known as the cash outflow from the financing activity. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यू नो वेरी वेल, जब हम शेयर इशू करते हैं, चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे डिबेंचर हो, तो एनुअली रेट पर उनको कुछ रिटर्न भी पे करते हैं. जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग देते हैं डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देते हैं, और डिबेंचर्स होल्डर को देते हैं इंटरेस्ट. सो यू नो वेरी वेल, हम पर्टिकुलरली हर शेयर्स पे हो, चाहे डिबेंचर्स पे हो, चाहे शेयर इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, सब पे हम एक प्रॉपर रिटर्न पे करते हैं, एंड दिस रिटर्न विल बी नोन एज द इंटरेस्ट और डिविडेंड. So if a company paid any interest or dividends on its debenture capital or share capital, it will be known as the outflow from the cash flow, outflow from the financing activity. So at last, you know very well, सारी values को हम लोग add and less करते हैं as their given values. जैसी इनकी values होती है उसके according इनको add और less किया जाता है, और finally जो final value आती है, it will be known as the cash flow from financing activity. अब same as it is कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कैश फ्लो, नेगेटिव आती है तो कैश यूज्ड, फ्रॉम विच एक्टिविटी, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ओके, सो दिस इज द फुल एंड फाइनल फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग. तो हम लोगों ने पूरे वीडियोस में बेसिकली सारी एक्टिविटीज को सेपरेटली डिस्कस कर लिया है कि कैसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को निकालेंगे, कैसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे, और कैसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. क्या यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं. अपने माइंड में एकदम क्लियरली रख लीजिए, यहाँ से सब कुछ कंप्लीट नहीं होता है. बेसिकली होता क्या है, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद, तीनों एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के बाद, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, ऑल द थिंग्स जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग की वैल्यूज को, तो एट लास्ट हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड को एनालाइज करते हैं. कैसे एनालाइज करते हैं वो भी देख लीजिए आप लोग. यानी आई विल प्रेजेंट यू the rough format of cash flow statement, how company prepared its cash flow statement as per accounting standard 311. So if we are talking about the cash flow statement of dot company as per AS3 revised, so this is a rough format of cash flow statement. First of all, you know very well, under the cash flow statement we calculate the cash flow amount from each and every activities, whether it is a ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी जितनी एक्टिविटीज हैं, बेसिकली 3 एक्टिविटीज हैं, तीनों एक्टिविटीज का सेपरेटली आंसर फाइंड आउट करेंगे। जैसा मैंने आपको तीनों का अलग अलग फॉर्मेट इजीली बताया है कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और तीसरा क्या है, फाइनेंसिंग। यानी आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों एक्टिविटीज को वन बाय वन आपने क्या किया, एंड स्टडी कर लिया कि what is the amount of operating activities, what are the amount of investing activities, and what are the amount of financing activities. And thereafter you will calculate the net increase or decrease in cash and cash equivalents. यानी बेसिकली आपने क्या किया, तीनों एक्टिविटीज के अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद फिर तीनों को ऐड कर दिया। अगर तीनों को ऐड करने के बाद a प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो इट विल बी नोन एज द नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर तीनों की वैल्यू ऐड करने के बाद ये वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये दिमाग में अपने रख लीजिएगा। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की तीनों एक्टिविटी को टोटल करने के बाद आंसर पॉजिटिव में आता है तो नेट इंक्रीज, नेगेटिव में आता है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएगा। एंड इस वैल्यू में हम लोग ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट बिगनिंग। यानी इस वैल्यू में हम लोग ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बिगनिंग की वैल्यू और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक जो आंसर आपको मिलेगा, दिस आंसर विल बी रिलेटेड टू द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड इंड की वैल्यू। तो आपने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी तीनों एक्टिविटीज का टोटल कर दिया तो ये हो गया आपका, अगर प्लस में आया तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर ये वैल्यू माइनस में आई तो उसको आप क्या बोलेंगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर उसमें ऐड करेंगे बिगनिंग की वैल्यू यानी प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस और ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग। So this is the roughly format of the cash flow statement। जब आप अपनी बुक में कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट देखेंगे, पूरा फॉर्मेट देखेंगे, तो यू विल फाइंड दैट हाउ वी विल प्रिपेयर दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। यानी बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द ऑल द 3 एक्टिविटी। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टिंग निकालना पड़ेगा, फिर फाइनेंसिंग निकालना, फिर तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। वैल्यू इंक्रीज में आएगी या डिक्रीज में आएगी, इट मीन्स पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी। अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो नेट इंक्रीज, नेगेटिव में आता है तो नेट डिक्रीज। फिर उसमें ऐड करते हैं कैश इन कैश इक्विवेलेंट की बिगनिंग का वैल्यू और ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है कैश इन कैश इक्विवेलेंट का एंड का वैल्यू। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज दैट कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो दो डिफरेंट पीरियड के जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वही ये होता है नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी कंपनी का 2018 और 2018 में उसकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस था 10,000 और 2019 में उसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस था 15,000। इट मीन्स कंपनी ने 2018 से 19 के बीच में 5,000 का इंक्रीजमेंट किया है। किसमें इंक्रीज किया है, इंक्रीज किसमें हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो इसका मतलब अगर आप अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हैं और बैलेंस शीट से ही आप कैश फ्लो बना रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। कैसे चेक कर सकते हैं, दोनों ईयर के बीच का जो डिफरेंस है कितना आया, 5,000। अब ये 5,000 ही आपका आना चाहिए नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश, यानी तीनों को ऐड करने पे अकॉर्डिंग टू दिस डाटा 5,000 इंक्रीज आंसर आना चाहिए। अगर 5,000 इंक्रीज आंसर आ गया इसका मतलब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, इसमें 5,000 में फिर अगर आप ऐड करोगे कैश एंड कैश एंड बिगनिंग तो कितना आएगा, 10,000 है बिगनिंग में, 10,000, 10 एंड 5 कितना हो गया, 15,000। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 15,000। तो ये जो 3 पार्ट है ये भी आपके बुक में गिवन होता है। कैसे गिवन होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है
और ओपनिंग कैश एंड कैश इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, उसमें आप डिफरेंस में से फिर प्लस करते हो ओपनिंग की वैल्यू, तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू आ जाती है क्लोजिंग। क्लियर है? यहाँ आपने क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस निकाला, फिर उसमें ओपनिंग प्लस कर दिया तो ओपनिंग ओपनिंग कट गया, तो फाइनली वैल्यू क्या आनी चाहिए? क्लोजिंग की वैल्यू आनी चाहिए। So this is a trick and this is your assurity by which you can easily understand कि आपका आंसर सही आएगा कि गलत आएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर की। तो नेक्स्ट पार्ट ये है कि अब हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपरली तीनों एक्टिविटी को समझ लिया, कैसे तीनों एक्टिविटी में हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, और हम लोगों ने ये देख लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का रफली फॉर्मेट क्या है। तो उसके बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि हमें कितनी नॉलेज हुई, कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने आया कि नहीं आया। सो लेट्स वी टेक द वन क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एंड द क्वेश्चन इज calculate cash from operating activity. The question is calculate cash flow from operating activities. This is a question and datas are, डाटा के बिना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। एंड डाटाज आर 2 ईयर का बैलेंस दिया है 2018 एंड 2017। अब इसमें कौन कौन से बैलेंस दिए हैं? फर्स्ट दिया है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, दैट इज अ प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर करंट ईयर की प्रॉफिट है 1,10,000, प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट है 1,20,000। ये ईयर बहुत मायने रखता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर है। सेकेंड इंफॉर्मेशन इज डेटर्स 50,62, 50,000 and 62,000. Third is outstanding rent. Outstanding rent will be 2442. Next, goodwill 8076. 8076. Prepaid insurance 84,000. 8,000 and 4,000. And last, creditors will be 2638. So this is a format, this is an information by which you can prepare the cash flow from operating activity. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? First of all, we write down the heading cash flow from operating activities, हेडिंग लिख लिया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट के 2 कॉलम हमेशा बनाएंगे, एक कॉलम डिटेल का और दूसरा अमाउंट का। दिस इज अ पर्टिकुलर्स, second column is detail and third column is amount. Amount will be, डिटेल में भी अमाउंट ही लिखेंगे, कोई नई चीज नहीं लिखेंगे। तो यू नो वेरी वेल, जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। और यहाँ सिर्फ नेट प्रॉफिट की एक इन्फॉर्मेशन है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है वो कितना है, पहले ये फाइंड आउट करिए। तो इस साल का नेट प्रॉफिट आपने कितना कैलकुलेट किया है? प्रीवियस ईयर आपकी प्रॉफिट थी 1,20,000 और करंट ईयर में आपकी प्रॉफिट कितनी है? 1,10,000। इट मीन्स आपने ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर आपको क्या हुआ है? लॉस, क्योंकि 1,20,000 से प्रॉफिट कितनी हो गई? 1,10,000। फिर इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस लाइक अ डेप्रीशिएशन। मैंने आपको इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया था क्लियरली कि व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड व्हाट इज नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रीशिएशन, एमोर्टाइजेशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ। तो यहाँ देखो गुडविल है, बट गुडविल की पहले वैल्यू कितनी? 76, अब कितनी हो गई? 80। तो गुडविल की वैल्यू यहाँ इंक्रीज हुई है, इसका मतलब यहाँ कोई एमोर्टाइजेशन नहीं है, यहाँ कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज नॉट देयर, एंड एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज ऑल्सो नॉट देयर। क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी गिवन नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी क्या होगा? 0। इट मीन्स जो 10,000 है इट विल बी सेम एज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल
चेंजेस, यानी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस स्टिल 10,000 नेगेटिव। अब यू नो वेरी वेल आप इसमें वर्किंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हो, तो उसमें पहले फाइंड आउट कर लो कि कौन सा करंट एसेट्स है और कौन सी करंट लायबिलिटी है। तो डेटर आपकी क्या है, करंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स एंड क्रेडिटर करंट लायबिलिटी। तो यू नो वेरी वेल डेट करंट एसेट्स के साथ अपोजिट बिहेवियर होता है। जैसे अगर हम डेटर की बात करें तो डेटर में यू कैन सी दैट 62 से 50 यानी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। कितने की डिक्लाइन हो रही है वैल्यू, 12,000। तो 12,000 वैल्यू डिक्लाइन है तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 24 से 42 से 24। इट मीन्स आपका जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो डिक्लाइन कर रहा है, तो उसको तो हम लेस ही करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी के साथ सेम ट्रीटमेंट होता है। कितने का, 18,000 रुपीज का। एंड नेक्स्ट विल बी अ प्रीपेड इंश्योरेंस। पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 8। तो करंट एसेट्स यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4,000, लेकिन वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एंड यू नो वेरी वेल करंट एसेट्स के साथ अपोजिट बिहेवियर करते हैं। ये बात मैंने आपको अभी जस्ट बताई थी वीडियो के स्टार्ट में ही, कि करंट एसेट्स के साथ अपोजिट और करंट लायबिलिटी के साथ सेम बिहेवियर किया जाता है। एंड क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स की अगर हम बात करेंगे तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 38 से 26। इट मीन्स 8,000 यहाँ क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। सो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो यू कैन सी दैट डेटर को हमने ऐड किया, बाकी सारी चीजों को क्या किया, माइनस। सो सॉरी दिस इज 12,000। ओके, सो 12,000 यहाँ क्या होगा, माइनस। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ अगर हम देखें तो वो 12 दैट इज 22,000, यानी आपका 22,000 माइनस होगा 10,000 में, अगेन 22,000 माइनस होगा, द आंसर विल बी 32,000। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर दिस इज नॉट योर आंसर, दिस इज अ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट यू नो वेरी वेल यहाँ कोई इनकम टैक्स है ही नहीं। तो इनकम टैक्स है ही नहीं तो इसका मतलब 32,000 आपका ये फाइनल आंसर होगा, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर इनकम टैक्स होता तो इनकम टैक्स को इसमें से माइनस करते, फिर फाइनली आपका जो आंसर आता वो आता कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो you can see that in today's video we solve a very important topic. Firstly we take the knowledge regarding the how we will calculate the cash flow from operating activity, cash flow from investing activity and cash flow from financing activity, and thereafter I will see that I will work on the what are the rough format of cash flow statement। पूरे फॉर्मेट पे हम लोगों ने डिस्कस किया और एक क्वेश्चन लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, उसको सॉल्व किया और चेक किया हाउ वी विल कैलकुलेट द cash flow from operating activity. So I hope today we cleared all the topics very easily. Thank you. Thanks a lot and take care.